जय हिंद साथियों, लाइव लेसन पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में टिहरी रियासत की। टिहरी रियासत से पहले हमने उत्तराखंड पर अंग्रेजों का कैसा शासन रहा, उत्तराखंड का स्वतंत्रता आंदोलन में कैसा योगदान रहा, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। बच्चा, ये सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं एप्लीकेशन पर हमारे उपलब्ध हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, आपके पेपर में आने लायक लगे, तो आप लिंक में एप्लीकेशन पर जुड़कर हमारे जो लेक्चर हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। बच्चों, जो साथी इस वीडियो को देख रहा है वह ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। बच्चा, हमारा टॉपिक है टिहरी रियासत। टिहरी रियासत के बारे में कहाँ से शुरुआत हुई थी टिहरी रियासत की, कैसे कैसे टिहरी रियासत की स्थापना हुई। बच्चों, पंवार वंश का यह द्वितीय कालखंड के रूप में जाना जाता है। पंवार वंश का एक कालखंड हमने पहले पढ़ लिया है, 54 राजा उसमें हमने डिस्कस किए थे। कितने राजा? 54 राजा पंवार वंश के हमने पढ़ लिए हैं। अब 6 राजा और पढ़ने। टिहरी रियासत में 6 ही राजा हुए थे पंवार वंश के। बात करते हैं बच्चों पंवार वंश का इतिहास। थोड़ा सा आपको पता ही है, सब कुछ पता है इसके बारे में। टिहरी रियासत का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था? 888 ईस्वी में। और बच्चा, हमने पहला कालखंड पढ़ा था। पंवार वंश का पहला कालखंड खुड़बुड़ा मैदान का युद्ध 14 मई 1804 में युद्ध हुआ और प्रद्युमन शाह 54वें राजा, पंवार वंश के 54वें राजा की मृत्यु हो गई थी खुड़बुड़ा मैदान के युद्ध में। और बच्चों, उस समय राजा कौन था खुड़बुड़ा मैदान के समय? प्रद्युमन शाह। और प्रद्युमन शाह की जब डेथ हुई, उसी के बाद यहाँ पर गोरखा शासन शुरू हो गया। पहला कालखंड पंवार वंश का समाप्त हुआ 14 मई 1804 में। राजा कौन थे? प्रद्युमन शाह। फिर गोरखा आए और गोरखा 1815 तक उत्तराखंड में रहेंगे, गढ़वाल में रहेंगे। उसके बाद टिहरी रियासत का जन्म होगा। बच्चा, मतलब 1804 से 1815 तक गोरखा रहेंगे। फिर इसके बाद द्वितीय कालखंड टिहरी रियासत का शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं टिहरी रियासत के समय जब ये खुड़बुड़ा मैदान का युद्ध हुआ था। खुड़बुड़ा मैदान का युद्ध जब हुआ था, उसमें क्या कुछ कारण रहे थे? ध्यान से सुनना। प्रीतम शाह भैया हार तो गए थे। प्रद्युमन शाह जब राजा मर गया तो हार तो गए। पंवार वंश राजा के मरते ही हार गए थे। इसका एक पुत्र था सुदर्शन शाह, और भैया प्रद्युमन शाह का एक भाई था प्रीतम शाह। प्रीतम शाह को गोरखा ले गए थे नेपाल। ये इनके हाथ लग गया था प्रीतम शाह। इन्हें लगा कि भैया प्रीतम शाह कभी आगे चलकर हमारे प्रति विरोध ना कर दे, इसलिए गोरखा इसे तो ले गए नेपाल। कहाँ ले गए? नेपाल में। लेकिन सुदर्शन शाह बचने में कामयाब रहा। कुछ राजशाही परिवार के हितैषी लोग थे, उन्होंने सुदर्शन शाह को राज परिवार से अलग कर दिया, जिससे गोरखाओं से यह बच गया था। यह अपने बस जंगलों में अपना भेष बदलकर, दाढ़ी बढ़ाकर इसने समय व्यतीत किया। आगे ये जब गोरखा से बचकर अपने परिवार के साथ जंगलों में रह रहे थे, किसी दिन अचानक से गोरखा इनके सामने आ गए। लेकिन गोरखा इन्हें पहचान नहीं पाए। सुदर्शन शाह को लगा कि भैया अब तो ये किसी ना किसी तरह से मुझे टपका देंगे। आज पहचान में नहीं आया, किसी दिन आ गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सुदर्शन शाह ने इन्हें
गढ़वाल से भगाने का, भैया गढ़वाल का राजा था तो गढ़वाल से ही भगाने का कुछ सोचेगा। सुदर्शन शाह ने गोरखाओं को गढ़वाल से भगाने का कुछ सोचा, अपने प्लानिंग की कि भैया किसी एक ऐसे राजा को ढूंढूं जिससे गोरखाओं को हरा सके, जो गोरखाओं को हरा सके। इसने जांच पड़ताल की, आस पड़ोस के राजाओं को पूछा, तो भैया उस समय उत्तराखंड की बाउंड्रीज तक अंग्रेज भी पहुंच चुके थे। अंग्रेज उत्तराखंड की बाउंड्री तक पहुंच चुके थे और उत्तराखंड में एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, नाम है हियरसी या हेयर से बच्चा, ये उत्तराखंड में आया हुआ था। जब अंग्रेज किसी क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं ना, तब अपने एजेंट को भेजते हैं। क्या स्थिति है, युद्ध करना पड़ेगा या ऐसे ही संधि हो जाएगी, इसलिए अंग्रेजों ने हियरसी को अपना एजेंट बनाकर, राजनीतिक राजदूत बनाकर, पॉलिटिकल एजेंट बनाकर उत्तराखंड में भेज दिया देखने के लिए। सुदर्शन शाह को भी पता लग गया कि भैया अंग्रेजों का एक एजेंट आया हुआ है, उससे मिल लो तो बढ़िया रहेगा। गढ़वाल से गोरखाओं को अंग्रेज ही भगा सकते हैं। सुदर्शन शाह को यह पूरा यकीन हो चुका था बच्चा। सुदर्शन शाह ने 1811 ईस्वी में हियरसे को, कैप्टन हियरसे को पत्र लिखा और पत्र में कहा गया कि गढ़वाल राज्य से, भैया सुदर्शन शाह गढ़वाल के थे तो गढ़वाल के बारे में लिखेंगे, गढ़वाल राज्य से इन गोरखाओं को भगाने के लिए हमारी मदद करो, साथ में गढ़वाल के स्थानीय लोग भी आपकी मदद करेंगे, सेना की मदद करेंगे इन्हें यहाँ से भगाने के लिए। सुदर्शन शाह ने हियरसी को पत्र लिखा। हियरसी ने वो पत्र वायसराय या गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग थे उस टाइम पर, भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय उस समय कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स को वह पत्र फॉरवर्ड कर दिया कि सुदर्शन शाह का कुछ ऐसा ऐसा पत्र आया है, ऐसे ऐसे करके मदद मांग रहे हैं अंग्रेजी सेना की। और आपको पता है बच्चों, अंग्रेज तो खुद गोरखाओं पर अटैक करने वाले थे, साथ में हमारे राजा सुदर्शन शाह ने भी एक पत्र लिख दिया कि भैया हम आपकी सेना की या गढ़वाली स्थानीय लोग हम सेना की सहायता करेंगे। मतलब क्या है, अंग्रेजों को इससे बढ़िया क्या चाहिए था, स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं ना, स्थानीय लोग मदद करेंगे। तो भैया इसी वजह से इन्होंने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सीधा पत्र में लिखा कि मेरठ से सेना चलने वाली है भैया। 1814 में पत्र का जवाब आया, 1814 में पत्र का जवाब आया और हेयरसिस के थ्रू सुदर्शन शाह के पास मैसेज पहुंचा कि मेरठ से, तो आप चिंता मत करो, मेरठ से सेना चलने वाली है और पहुंचने वाली है गोरखाओं को भगाने के लिए। आपके कहने पर, सुदर्शन शाह को कह रहे हैं, आपके कहने पर हमने सेना भेज दी है। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी, अंग्रेज पहले से ही अटैक करना चाहते थे गोरखाओं पर। ठीक है, सुदर्शन शाह खुश हो गया भैया कि मेरी बात मान ली गई, बहुत बड़ी बात है ये। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं, सुदर्शन शाह और अंग्रेज़ों ने जब अटैक किया था, आपको पता ही है अंग्रेज़ों ने अटैक कहाँ किया था, सबसे पहले आंग्ल गोरखा युद्ध कहाँ हुए थे, आपको पता है बच्चा, खलंगा किले पर। खलंगा किला पर सबसे पहले अटैक किए गए थे। सबसे पहले कौन से किले पर अटैक किए थे, खलंगा किले पर। बच्चा, खलंगा किले को जीत लिया गया था नवंबर 1814 में। खलंगा किले को नवंबर 1814 में, ये पूरा डिटेल से डिस्कस कर रखा है हमने एप्लीकेशन पर, सारे लेक्चर मौजूद हैं, आप देखना जाकर। नवंबर 1814, 30 नवंबर 1814 में खलंगा किले को विजिट कर लिया था अंग्रेजों ने, गोरखाओं को यहाँ से भगा दिया था।
बचा एक और बात, जो खलंगा किले से ऊपर उधर माल देवता का मंदिर है, माल देवता से ऊपर एक अक्षेत्र है सकलाना क्षेत्र। सकलाना क्षेत्र के लोग, सकलाना क्षेत्र के लोग जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, सुदर्शन शाह ने उन सकलाना क्षेत्र के लोगों को कहा था कि अंग्रेज यहाँ पर सेना लेकर आएंगे और अंग्रेजों की सेना की आपको सहायता करनी है। सकलाना क्षेत्र के लोगों तक वो मैसेज पहुँच गया था। श्रीनगर या उससे ऊपर वह मैसेज पहुँचा नहीं पाए थे सुदर्शन शाह, लेकिन सकलाना क्षेत्र जो देहरादून से लगता था वहाँ तक यह मैसेज पहुँचा। और सुदर्शन शाह के कहने पर एक था काशीराम सकलाना, काशीराम सकलाना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अभी, ये बताऊंगा मैं। एक था शिवराम सकलाना। बच्चा इन दोनों ने अंग्रेजों की खलंगा विजय में मदद की। खलंगा किले में मदद किसने की थी? सकलाना क्षेत्र के दो लोगों ने, और भी बहुत सारे थे लेकिन हेड ये थे। इसलिए सकलाना क्षेत्र की जागीर इनमें से शिवराम सकलाना को दे दी गई थी। सकलाना क्षेत्र की जागीर कि भैया टैक्स वगैरह आप ही इकट्ठा करना। सकलाना क्षेत्र से किसे कहा गया? शिवराम सकलाना को जागीरदार बना दिया था सकलाना क्षेत्र का। अंग्रेजों ने खुश होकर, जब ये खलंगा किला का युद्ध हो रहा था, कब हुआ? अक्टूबर से नवंबर 1814 तक यह युद्ध चला। और बच्चों खलंगा किला जीतते ही अंग्रेजों ने देहरादून पर अधिकार कर लिया। देहरादून पर जैसे ही अधिकार हो गया, फिर धीरे धीरे गोरखाओं को गढ़वाल से धकेल दिया गया कुमाऊं की तरफ। कुछ हिमाचल प्रदेश चले गए, हिमाचल प्रदेश में भी बाद तक युद्ध चले और कुमाऊं में भी बाद तक युद्ध चले थे, आंगल गोरखा युद्ध। लेकिन गढ़वाल में मेन जो युद्ध था खलंगा किला का युद्ध था। इसके बाद गढ़वाल से गोरखाओं को भगा दिया गया था, बस ये समझिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद कैप्टन हेयरसी के साथ 14 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट लिख रहा हूँ, 14 जुलाई 1815 ईस्वी में कैप्टन हेयरसी के साथ सुदर्शन शाह कैप्टन हेयरसी के साथ मिलकर श्रीनगर आते हैं। सुदर्शन शाह कहाँ आते हैं? श्रीनगर। 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद सुदर्शन शाह या गढ़वाल के पंवार राजा, गढ़वाल के राजा 10 साल बाद श्रीनगर पहुंच रहे हैं, अपनी राजधानी पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी बात है भैया, ध्यान से सुनना। श्रीनगर में उनके बोलंदा बद्रीस, मतलब क्या है, जो स्थानीय जनता थी पंवार वंश के राजाओं को बद्रीनाथ का, भगवान बद्रीनाथ का रूप मानती थी और उनके भगवान गोरखाओं ने भगा दिए थे। बोलंदा बद्रीस के रूप में जाने जाते हैं जो पंवार राजा हैं, लेकिन वे राजा यहाँ पर नहीं थे। अब 10 साल बाद वापस आ रहे हैं, उनके भगवान 10 साल बाद वापस आ रहे हैं, मतलब बद्रीनाथ साक्षात पधार रहे हैं। किस दिन? 14 जुलाई 1815 में श्रीनगर में। बोलंदा बद्रीस, यहाँ के जो जनता थी उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे जो पंवार राजा हैं कोई जिंदा भी है या नहीं। लेकिन अचानक से सुदर्शन साहब वापस आए, इनके लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया। फिर हेयरसी और सुदर्शन शाह श्रीनगर रहने लगे। चलिए, लेकिन इसके 7 दिन बाद ही 21 जुलाई 1815 में 21 जुलाई 1815 में श्रीनगर संधि हुई। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बच्चा, कौन सी? श्रीनगर संधि हुई। और श्रीनगर संधि में यह अंग्रेजों के द्वारा तय किया गया, या तो भैया पैसे दे दो, 25 लाख के आसपास इन्होंने
इन पर जुर्माना लगाया था या पैसे देने के लिए कहा था सुदर्शन शाह को, या तो भैया पैसे दे दो या आधा राज्य दे दो। अंग्रेज़ों ने कहा 25 लाख रुपए दे दो या आधा राज्य दे दो, क्योंकि हमारा खर्चा हुआ है सेना का खर्चा हुआ है गोरखाओं को के साथ युद्ध करने में, बहुत ही नुकसान हुआ है। तो अंग्रेज़ों ने, भैया सुदर्शन शाह के पास पैसे तो है नहीं थे, 25 लाख रुपए है तो है नहीं थे, तो इसलिए सुदर्शन शाह ने कहा कि भैया तुम आधा राज्य ले लो। आधा राज्य भी इस श्रीनगर संधि में क्या डिसाइड किया, इस श्रीनगर संधि के द्वारा डिसाइड किया गया कि भैया अलकनंदा नदी के जो पश्चिमी क्षेत्र है वह टिहरी का होगा और पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों का होगा। मतलब क्या है, श्रीनगर संधि कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 21 जुलाई 1815 में श्रीनगर संधि में टिहरी रियासत की जो सीमा थी, अंग्रेजों की जो सीमा थी वह निर्धारित की गई थी। टिहरी रियासत की सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई थी, श्रीनगर संधि के द्वारा। और कौन सी नदी इसका निर्धारण करती थी, अलकनंदा नदी इसका निर्धारण करती थी। हिरण्यवती इस नदी को कहा जाता है, हिरण्यवती, याद रखना। चलिए बात करते हैं हम आगे। यह संधि हो गई, इस संधि के द्वारा क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना। इस संधि के द्वारा जो अलकनंदा नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है पहले, जो पश्चिमी क्षेत्र था वह किसको दे दिया गया, टिहरी रियासत के राजा को या पंवार राजा को पश्चिमी क्षेत्र दे दिया गया। मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र टिहरी रियासत के राजा को दिया गया था। बच्चा, वर्तमान का जो टिहरी जिला है उसे मान लो, वर्तमान का जो टिहरी जिला है उसे मान लो, और उत्तरकाशी जिले को टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। ये थी बच्चा टिहरी रियासत। वर्तमान का उत्तरकाशी जिला और टिहरी जिला दोनों मिलाकर टिहरी रियासत बनी थी। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। अलकनंदा नदी बहती थी ऐसे, अलकनंदा नदी ऐसे बहती थी, ठीक है। और एक यहाँ पर थोड़ा सा क्षेत्र जो रवाई का था उसका भी डिस्कशन करेंगे। रवाई क्षेत्र ये था, हमने पहले भी किया है रवाई क्षेत्र, और ये नागपुर पट्टी। बच्चा ये नागपुर पट्टी जो है ना, ये भी टिहरी रियासत के लोगों को बाद में पता चली कि यह हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में। बच्चा अलकनंदा नदी ये है ना, अलकनंदा नदी ये है, तो इससे पश्चिमी क्षेत्र किसका होना चाहिए, टिहरी रियासत का। लेकिन ये टिहरी रियासत की सीमा यहाँ पर निर्धारित कर रखी थी, टिहरी रियासत की सीमा यहाँ पर निर्धारित कर रखी थी। जब भूमि बंदोबस्त हुआ टिहरी रियासत में 1823 में, तब पता लगा कि अलकनंदा नदी तो यहाँ तक है, ये क्षेत्र अंग्रेजों ने कब्जा रखा था, ये क्षेत्र भी अंग्रेजों ने कब्जा रखा था। तो इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने नहीं दिया था, ये वाला क्षेत्र टिहरी रियासत के राजा को दे दिया था जब भूमि बंदोबस्त हुआ टिहरी रियासत में, उससे पहले नहीं पता लगा। अब बताइए बच्चा, सुदर्शन शाह के पास पैसे कहाँ से, पैसे नहीं थे, इसलिए जो ये क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, ये वाला देहरादून को छोड़ दो, चमोली और पौड़ी का क्षेत्र उत्तराखंड के पंवार वंश के राजा का था, वो किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। देहरादून को अंग्रेजों ने कहा कि भैया यह विवादित क्षेत्र था, जब गोरखा यहाँ पर आए तब आपका अधिकार नहीं था देहरादून पे। पंवार वंश के राजा को कह रहा है, पंवार वंश के राजा को देहरादून नहीं दिया था। फिर कब की बात कर रहा हूँ, टिहरी जो श्रीनगर संधि हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें क्या क्या हुआ था भैया, टिहरी और उत्तरकाशी टिहरी रियासत को दे दिया, चमोली और पौड़ी अंग्रेजों के पास चला गया।
फिर ये देहरादून क्षेत्र बचा था, जो देहरादून क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ दिया था अंग्रेजों ने, फिर बाद में कब्जा लिया था अंग्रेजों ने। इन्होंने दलील दी थी कि यह परमार वंश के राजा का नहीं था, यह सिरमौर के राजा भी इस पर अपना अधिकार करते थे, सिख भी अपना अधिकार करते थे, इसलिए इसे टिहरी रियासत को नहीं दिया जाएगा। टिहरी रियासत के पास इतना क्षेत्र, और फिर अंग्रेज़ों के पास देहरादून भी आ गया, तो ये क्षेत्र देहरादून का भी अंग्रेज़ों के पास चला गया। इसके बाद जो हमारी ये संधि हुई है, कौन सी संधि हुई है बच्चों? श्रीनगर की संधि 21 जुलाई 1815 में। अलकनंदा नदी को सीमा निर्धारण का एक जरिया बनाया गया, और इस संधि पर साइन करने वाले कौन कौन थे बच्चों? ये जरूर याद रखना, एक थे सुदर्शन शाह और एक थे बच्चों हेयर से, कैप्टन हेयर से और सुदर्शन शाह ने इस संधि पर साइन किए थे 21 जुलाई 1815 की संधि पर। चलिए, इसके बाद श्रीनगर का डिसाइड होना बाकी था। श्रीनगर को भैया गढ़वाल के राजा चाहते थे श्रीनगर हमारी राजधानी रहे, क्योंकि अजयपाल के बाद में किसी ने श्रीनगर से राजधानी चेंज नहीं की थी। श्रीनगर बहुत अच्छा क्षेत्र था परमार वंश के राजाओं के लिए राजधानी का, क्योंकि बीच में था बच्चों, बीच में होता था श्रीनगर। जब श्रीनगर को अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ शामिल करने के लिए बोला, तो ये जो टिहरी रियासत के राजा हैं ये थोड़ा सा मायूस ज़रूर हुए। उन्होंने कहा कि श्रीनगर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी एरिया है, वो हमें दे दीजिए, आधा श्रीनगर आप रख लीजिए, आधा श्रीनगर हमें दे दीजिए। लेकिन श्रीनगर की जो भूमि है बहुत उपजाऊ है, रिवेन्यू ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता था, इसलिए अंग्रेज़ों ने श्रीनगर को नहीं दिया था टिहरी रियासत के राजा को। इसलिए बच्चों अब सुदर्शन शाह, टिहरी तो मिल गया उन्हें, रियासत तो मिल गई, इसलिए राजधानी नहीं है। टिहरी रियासत के राजा पर राजधानी नहीं थी तब तक, जब तक वह अपने राज्याभिषेक नहीं कराएगा या टिहरी रियासत की स्थापना नहीं करेगा। 21 जुलाई 1815 में घर से बाहर निकाल दिया बस सुदर्शन शाह को। भाई श्रीनगर में ही तो उनका किला था, उनका महल कहाँ था? श्रीनगर में। श्रीनगर का जो क्षेत्र है वो सारा अंग्रेज़ों ने रख लिया, इसलिए श्रीनगर से जाना पड़ा था सुदर्शन शाह को। और सुदर्शन शाह अब दर दर भटकने लगे कि भैया कहाँ राजधानी बनाऊं, कैसे शासन चलाऊं। इसी बीच कहते हैं कि भगवान बद्रीनाथ सुदर्शन शाह के सपने में आते हैं और कहते हैं कि जहाँ तू बैठा है ना, अभी जहाँ तू बैठा है यहीं पर आपकी राजधानी बनेगी, यहीं पर राजधानी बनाना अपने। किंवदंती है चली आ रही है भैया, सुदर्शन शाह ने जहाँ पर वह बैठा था वहीं पर अपनी राजधानी बनाई। और कहाँ पर बैठा था वो? टिहरी में। टिहरी में बैठा था, और टिहरी में बैठे हुए 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में टिहरी रियासत की स्थापना करते हैं। टिहरी रियासत की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं टिहरी रियासत की स्थापना? सुदर्शन शाह। कब की? 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में। और बच्चों सुदर्शन शाह की टिहरी रियासत की स्थापना करते ही, टिहरी रियासत की स्थापना करते ही परमार वंश का द्वितीय कालखंड शुरू हो जाता है। पहला कालखंड पहले हमने पढ़ लिया है। अब ये 55वें राजा के रूप में टिहरी रियासत के राजा बनते हैं और अपना राज्याभिषेक कराते हैं। राज्याभिषेक कब हुआ था बताना? 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में। इसी दिन रेस्टोरेशन डे मनाया जाता है टिहरी में। राज्य स्थापना दिवस, टिहरी का राज्य स्थापना दिवस
कब मनाया जाता है? 28 दिसंबर को। इसे बोलते हैं बच्चों रेस्टोरेशन डे। और बच्चों रेस्टोरेशन डे को कहा जाता है राज्य स्थापना दिवस। अभी भी मनाया जाता है, हालांकि टिहरी रियासत अब भारत में मिल गई है। रेस्टोरेशन डे कब मनाया जाता है? 28 दिसंबर 1815 में। बच्चा जब राज्य अभिषेक हुआ तो बड़े बड़े लोगों को राज्य अभिषेक में बुलाया गया। कौन कौन आए थे? हरसेवक दास यहाँ पर आए थे, जो महंत थे। याद आया कुछ? झंडा साहेब के महंत बनाए गए थे, वे भी इनके राज्याभिषेक में आए थे। और बच्चा एक ज्वाला दत्त बहुगुणा को वजीर बनाया गया था टिहरी रियासत के सुदर्शन शाह के शासनकाल में। प्रश्न आएगा राज्याभिषेक कब हुआ टिहरी रियासत के राजा का? 28 दिसंबर 1815 में। टिहरी रियासत की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1815 में। बच्चा वजीर कौन बनाए गए थे? सुदर्शन शाह के वजीर को। इनके वजीर भी इम्पोर्टेंट हैं, पहले वजीर तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, ये तो ज़रूर याद रख लेना। ज्वाला दत्त बहुगुणा को इनके वजीर बनाया गया था, सुदर्शन शाह के वजीर बनाया गया था। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। सुदर्शन शाह जब शासक बने तब इसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या क्या उनका निवारण किया था सुदर्शन शाह ने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इनका राजकोष खाली है, इनके पास पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए क्या क्या रणनीति अपनाएगा। फिर जनता का विश्वास, किसी एक राजा को या किसी एक लीडर को जनता का विश्वास पाना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जनता का विश्वास पंवार वंश के राजाओं ने खो दिया था जब गोरखाओं ने यहाँ पर अटैक किया और सुदर्शन शाह श्रीनगर छोड़कर भाग लिए। जनता चाहती थी कि भैया लड़ते मरते कैसे भी हमारी रक्षा तो करते, सुदर्शन शाह वगैरह जो भी हैं। अंग्रेज़ों ने हमारी रक्षा की है, किसने बचाया है गोरखाओं से? अंग्रेज़ों ने। इसलिए सुदर्शन शाह को यहाँ पर अपना विश्वास भी स्थापित करना था और राजकोष भी इकट्ठा करना था। इसके लिए क्या करेंगे राजा साहब सुदर्शन शाह? बच्चा राजकोष इकट्ठा करने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई? ध्यान से सुनना। राजकोष भरने के लिए इन्होंने सबसे पहले एक नीति अपनाई अर्थदंड देने की। अर्थदंड की नीति अपनाई, जुर्माना लगाने की। किसी ने मान लिया मैंने कोई क्राइम कर दिया, मैंने किसी का खून कर दिया, मैंने किसी की हत्या कर दी भैया। इससे पहले क्या होता था, अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी उसे फांसी दे दी जाती थी। इससे पहले क्या होता, मुझे फांसी दे दी जाती, मैं गया मुझे फांसी पे टांग दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे फ़ायदा किसका हुआ? मेरा नुकसान हुआ, मुझे तो फांसी पे टांग दिया भाई, मैं तो मारा ही गया, मेरा तो और ज़्यादा नुकसान हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन राजा को फ़ायदा क्या हुआ? जिसने फांसी दी है राजा को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर से मेरा नुकसान हुआ है, ये तो है। अगर अर्थदंड होता, इससे पहले भी अर्थदंड होता, तो भैया उस समय की बात कर रहा हूँ, 500 या 1000 रुपये का जुर्माना लगाते। मैं कहता भाई 1000 नहीं, आप 2000 ले लो, लेकिन मेरी फांसी रोक दो। राजा कह रहा है टिहरी रियासत का कि भैया या तो आपको फांसी दे दी जाएगी या आप 1000 रुपये राजकोष में जमा कर दो। मैंने कहा कि भैया ले 2000 पकड़ और मुझे छोड़। पैसे आए ना राजकोष में पैसे आए ना, ठीक है, और मेरा भी नुकसान नहीं हुआ। और मैक्सिमम
मैक्सिमम सजा के लिए मैक्सिमम अमाउंट रूप से दंड देना पड़ा, अर्थदंड ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ा। इसलिए क्राइम भी कम हुआ और राजकोष भी बढ़ता चला गया। चलिए, इसके बाद एक टैक्स लगाया था सुदर्शन शाह ने, तूली पाथा कर। सुदर्शन शाह ने राजकोष भरने के लिए एक टैक्स भी जारी किया था। इससे पहले कोई भी राजा तूली पाथा पर कर नहीं लिया करता था। सुदर्शन शाह ने मार्केट बनवाई, अब अच्छे से व्यापार करने के लिए बाजार सजाया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, तूली पाथा कर। क्यों? इसने कहा सुदर्शन शाह ने कि भैया ये तूली पाथा किसका है। व्यापार होने लगा, मार्केट बन गई, जिसमें वे जो सामान है तोल तोल कर दे रहे थे, उसे सुदर्शन शाह ने कहा कि यह मेरे परदादा जड़दादा सड़दादा अजय पाल ने बनवाया था। हैं, बताना ना, बहुत पुरानी बात है। ये 55वें राजा हैं, 37वें राजा थे अजय पाल। परदादा जड़दादा सड़दादा होंगे कुछ, ठीक है, हमें तो पता नहीं क्या लगते होंगे, लेकिन किसने बनवाया था? हमारे राजाओं ने बनवाया था। सुदर्शन शाह ने कहा यह तूली पाथा हमारे राजाओं ने बनवाया था, इसलिए आप इसे यूज करोगे तो टैक्स दोगे। ये हमारा तूली पाथा है, इसलिए दुकानदार तूली पाथा कर देने लगे, राजा को तूली पाथा कर देने लगे। चलिए, इसके बाद क्या हुआ, अर्थदंड शुरू कर दिया। सुदर्शन शाह ने सबसे पहले अर्थदंड शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तूली पाथा कर लगाया। और बच्चा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा था इसके समय, बड़ा बेगार कर या बड़ा बेगार शुरू कर दी थी सुदर्शन शाह ने। बड़ा बेगार क्या होती थी? बड़ा बेगार में जो स्थान के लोग थे, भैया कुली बेगार तो चल ही रही थी, अंग्रेज़ों के समय भी चल रही है और किसके गोरखाओं के समय में भी चल रही है। बच्चा, जब कुली बेगार प्रथा करने के लिए या कुली बेगार करने के लिए लोग गांव से आते थे अंग्रेजी दरबार में, तो उन्हें एक टैक्स और लेकर आना पड़ेगा, एक टैक्स और लेकर आना पड़ेगा। भैया पैसे तो मिलने के ही नहीं, उन्हें कुली बेगार है। फिर उन्हें साथ में राज परिवार के लिए और जो सेवक हैं राजाओं के, उनके लिए खाना लेकर आना पड़ेगा। जैसे अपने लिए पहले 4-5 रोटी लेकर बांध कर ले आते थे कुली बेगार के लिए, लेकिन अब जो स्थानीय जनता है, गांव के लोग हैं, वे अपना खाना तो लेकर ही आएंगे, लेकिन साथ में सेवकों का और राज परिवार के लिए भी भोजन लेकर आएंगे। एक टैक्स ये भी लगाया था सुदर्शन शाह ने। बड़ा बेगार ही था, बड़ा बेकार टैक्स था, ठीक है। बड़ा बेगार कर किसने लगाया? सुदर्शन शाह ने। फिर बच्चों, ये तो हुआ किसकी बात? ये हुई राजकोष की बात। अब विश्वास कैसे जीता इसने? कैसे टैक्स देंगे लोग? इस पर तो विश्वास नहीं करते। सुदर्शन शाह तो नया है इनके लिए। इससे बढ़िया हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ श्रीनगर में रहने लगे, वहीं पर बस जाएं जितने टैक्स लगा रहा है। तो इसके लिए इसने क्या किया? विश्वास जमाने के लिए इसने एक जागीरदारी प्रथा या मुआफीदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा या मुआफीदारी प्रथा शुरू की थी सुदर्शन शाह ने। मुआफीदारी प्रथा या जागीरदारी प्रथा क्या होती थी वो सुन लो जरा। विश्वास सुदर्शन शाह पर नहीं है, लेकिन गांव के लोगों पर है। गांव के लोगों पर तो है। उनमें से कोई बड़ा सा लीडर सुदर्शन शाह ने ढूंढा और उस लीडर को कहा कि आज से तू इस गांव का जागीरदार है, यहाँ से टैक्स इकट्ठा करना तेरा काम है।
जागीरदार किसे बनाया? उस गांव के लोगों को ही, उस गांव के व्यक्ति को ही जागीरदार बनाया। और गांव के व्यक्ति पर गांव के लोग विश्वास करते थे, इसलिए उस गांव के व्यक्ति को टैक्स देने से मना नहीं किया गांव के लोगों ने, और वो सारा टैक्स राजकोष में जमा होता चला गया सुदर्शन शाह के। इससे आगे क्या होगा बच्चा? ये बढ़िया प्रश्न है। जागीरदारी प्रथा किसने चलाई थी? सुदर्शन शाह ने। मुआफीदारी प्रथा किसने चलाई थी? सुदर्शन शाह ने। इसमें क्या होता था? गांव में एक जागीरदार नियुक्त किया जाता था जो टैक्स इकट्ठा करता था और किसे देता था? सुदर्शन शाह को। ठीक है। इसके बाद जब राजकोष थोड़ा सा उभरेगा, बढ़ेगा, तब ये अपना महल बनाएगा। अब तक जब मूरक्राफ्ट आएगा ना 1820 में, मूरक्राफ्ट ने लिखा है कि टिहरी के राजा छप्पर में रहते हैं और टिहरी के सैनिक तंबुओं में रहते हैं। ऐसा राजा जो सोने के बर्तनों में खाने खाते थे, पहले खाना खाते थे, वे छप्पर में रहने को मजबूर है। इतनी गरीबी है इस टिहरी रियासत के राजा को, इसलिए उसको बुरा लगता है। मूरक्राफ्ट की इस बात से सुदर्शन शाह को बुरा लगता है और अपना पुराना दरबार, याद है ना, महल बनाता है। पुराना दरबार किसने बनवाया था? सुदर्शन शाह ने। बच्चा जब राजकोष बढ़ेगा तभी तो महल बनवाएगा। इससे पहले जो पंवार वंश के राजा थे सब ने अलग अलग महल बनवाए, लेकिन राजधानी किसी ने चेंज नहीं की थी अजयपाल के बाद। बस एक पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था बीच में, पृथ्वीपति शाह ने। लेकिन और किसी ने राजधानी चेंज नहीं की। अब राजधानी चेंज करनी पड़ी सुदर्शन शाह को, और एक महल भी बनाना पड़ेगा। पैसे है नहीं थे, इसलिए ये काम किए। और आगे चलकर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं सुदर्शन शाह के, इसके बारे में कल भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।